नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संतलत काल की 2 श्रृंखला को देख लिया था। अब उसी श्रृंखला में कुछ क्वेश्चन बच गए थे। आज हम उन प्रश्नों को करेंगे जो बच गए थे, ठीक है, जो विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे भी जा चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो भी प्रश्न आप लोग एक बार देख लेंगे, तो आपका सल्तनत काल का लगभग जितने भी प्रश्न आपके आए हुए हैं पास्ट ईयर में, वो सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 570 ईस्वी में, ठीक है ना। तो आपको पता ही है कि इनका जन्म कहाँ पर है। मक्का आप जान ही रहे हैं, सऊदी अरब में स्थित है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म वहीं पे हुआ था, ठीक है। और इनके जो अनुयायी हैं वही इसको मानते हैं कि ये तीर्थ स्थल। अब जब इनका जन्म आप जान गए हैं, तो इनका मृत्यु भी आप यहीं पे देख लीजिएगा कि वो है 632 ईस्वी में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। मक्का कहाँ पर है? तो मक्का आपका कहाँ पर है? यह सऊदी अरब में स्थित है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया था, अरबों ने क्या किया था, ठीक है ना। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 647, 1013, 711 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही होगा 647, ठीक है ना। ये पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 647 ईस्वी में हुआ था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो भारत में हुआ था वो हुआ था 712 ईस्वी में, और वह थे मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो मोहम्मद कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, ठीक है। अब यही प्रश्न है, तो वह था आपका मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। जी हाँ, ये विकल्प आपका क्या होगा? सबसे उपयुक्त विकल्प होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मोहम्मद बिन कासिम था, क्या था? अपना देख लेते हैं। तुर्क था, मंगोल था, अरब था, या तुर्क अफगान था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि वो क्या था? एक अरब था, ठीक है ना। एक अरबी शख्स था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो गजनी राजवंश का संस्थापक देखते हैं। अल्पतगीन, महमूद और सेबुतगीन और इस्माइल, 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तो ये होगा आपका अल्पतगीन, ठीक है ना। ये क्या था? गजनी वंश का क्या था? संस्थापक था। और गजनी वंश का जो एक और अन्य नाम जो जाना जाता है वो है यामनी वंश। ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि इसको यामनी वंश भी क्या कहा जाता है। और अल्पतगीन ने क्या किया था? गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है ना। गजनी को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये छोटे प्रश्न उसमें जुड़े हुए हैं, तो आपकी आगामी एग्जामिनेशन में यहाँ से भी पूछ सकता है। अब ये कथन और कारण का प्रश्न है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। हाँ, ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है। अगला देखते हैं। वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है कि वो अस्थाई शासन स्थापित करना चाहता था। हाँ, ये जरूर मिलता है कि भारत में वह मात्र लूटपाट के उद्देश्य से क्या हुआ था? आया था। तो इसके अनुसार आपका सी विकल्प जो होगा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो चलिए देखते हैं कौन सा है। विकल्प में है धंग, विद्याधर, जय शक्ति और डंग। तो यह थे आपके विद्याधर, ठीक है ना। तो यह पराजित नहीं हुए थे। महमूद, कहा जाता है कि महमूद गजनियों का जब चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ था, तो वो आक्रमण हुआ था 1019 से 20 के बीच में, ठीक है। उस समय चंदेल वंश का जो शासक था, ये कैसा था? ये कौन था? अब इसके जगह विकल्प दे देगा चंदेल, तो ये चंदेल वंश का ही शासक था, क्या था? विद्याधर।
और बहुत ही शक्तिशाली राजा था और इसने यहाँ पर इसको पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो उनका दरबारी हिस्सा पहला है ऑप्शन हसन निज़ामी, उतबी, फिरदौसी, चंद्रबरदाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका उतबी। उतबी जो था वो इनका एक दरबारी इतिहासकार था। ठीक है ना। और इसकी किताब की नाम भी आप याद रख लीजिएगा क्योंकि यह पूछ सकता है। एक किताब इसने लिखी थी, किताब उल यामिनी, एक हो गया। और दूसरी एक किताब लिखी थी, तारीख ए यामिनी। ठीक है, तो ये दो विकल्प आपके अब बन जाते हैं यहाँ पर कि उतबी भैया आपने बताया, तो उतबी का जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो भी आप याद रख लीजिएगा, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। शाहनामा के लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित थे? ठीक है ना। तो यह प्रश्न जब पूछा गया था तो वो प्रश्न क्या था? गलत था। शाहनामा का लेखक जो था ना, अब यहाँ लिखा है शाहनामा का लेखक फरिश्ता। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया क्योंकि ये आर ओ में पूछा गया था। ये प्रश्न ही गलत था, जबकि शाहनामा के जो लेखक हैं वो हैं आपके फिरदौसी। फिरदौसी, ठीक है ना। मैंने आपको इसलिए इस प्रश्न को डाला क्योंकि जब आप पेपर लगाएंगे कोई, तो आपको ये प्रश्न मिलेगा तो आपको लगेगा कि यार ये गलत है कि सही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए डाल दिया कि हाँ, यह आपका प्रश्न क्या है, गलत है और इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न ही गलत हो गया। क्योंकि शाहनामा का जो लेखक कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि यह महमूद गजनवी के दरबार में क्या था, एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। और इसका फिरदौसी के बारे में कहा जाता है कि यह पूर्व के होमर, पूर्व का क्या कहता, होमर की उपाधि इसको दी गई थी। ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर रहना चाहिए। और जिसकी बात ये कर रहा है फरिश्ता, फरिश्ता के बारे में बोला जाता है कि इनकी जो बहुत फेमस थे, इनने दो किताबें लिखी थी। देखते हैं उनका क्या नाम है। पहला किताब था तारीख ए फरिश्ता, एक किताब लिखी थी। और दूसरा था गुलशन ए इब्राहिमी। ठीक है ना। ये दो किताबें क्या थी, इन्होंने लिखी थी। ठीक, तो आप इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। इससे आपका क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि फिरदौसी कौन है और फरिश्ता कौन है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो पुराणों का जो अध्ययन किया था, ऑप्शन देख लेते हैं। अबू फजल अब्दुल कादिर बदायूनी, अलबरूनी, दारा शिको। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका अलबरूनी। ठीक है ना। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी इसे माना जाता है। ठीक है ना। अब आपको अलबरूनी के बारे में थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जरूर पढ़ के जाना चाहिए कि अलबरूनी क्या था। इसने एक रचना लिखी थी और उस रचना का नाम था तहकीक ए हिंद। ठीक है ना। तहकीक ए हिंद की क्या की थी, रचना की थी। और यह अरबी भाषा में थी। इसमें थी अरबी भाषा में। ठीक, तो ये एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, अलबरूनी का तहकीक ए हिंद, और उसका जो लैंग्वेज थी वो थी आपके अरबी। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो इसका उत्तर आपको पता ही होगा। इसका उत्तर है आपका अल बरूनी। ठीक है ना। फरिश्ता, अल बरूनी, आसिफ और इब्न बतूता दिया हुआ है विकल्प में। तो सबसे बेहतर विकल्प जो होगा वो आपका अल बरूनी होगा। अल बरूनी भारत में आया था। ठीक है, अब देखिए यही प्रश्न है। तो पहले में इसने पूछा किसके साथ आया था, तो महमूद गजनी के साथ आया था। अब पूछ रहा है कि कब आया था, तो ये आया था आपका 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। तो सही उत्तर होगा आपका 11वीं शताब्दी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ठीक है ना। अब देखिए यही प्रश्न था, लेकिन यहाँ पे इसने उसकी लैंग्वेज को चेंज किया और पूछ रहा है कि उनके साथ वो कौन सा मुस्लिम विद्वान था जो आया था। तो आपको पता ही है कि वो कौन था, अल बरूनी था। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है?
चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला भी स्टेटमेंट है वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ठीक है ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। वह संस्कृत का विद्वान था, जी हाँ वो संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था, जी हाँ वह भी स्टेटमेंट क्या है। और यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो कह रहा है कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, जी नहीं वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। इसलिए ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पर सही विकल्प होगा। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था वो हुआ था 1026 ईस्वी में, ठीक। और जब ये आक्रमण के समय जो शासक थे वो थे भीम देव प्रथम, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का टाइम पीरियड था 1022 से लेकर के 63 के बीच में भीम प्रथम थे, और उसी के बीच में ये हुआ था। तो जब ये संपत्ति को इसमें क्या कर दिया, पूरा लूट लिया था, तो फिर जा करके जब भीमदेव ने इसका फिर से क्या किया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो आपका विकल्प यहाँ पे क्या होगा, भीमदेव, ठीक है ना। अब यहाँ पे विकल्प दे दे भीमदेव प्रथम, भीमदेव द्वितीय, तो आपको एकदम पता रहना चाहिए कि भीमदेव, देख रहे हैं भीमराज भी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। भीमदेव फर्स्ट ने क्या किया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह और अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका महमूद गजनवी, ठीक है ना। इसने संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के क्या किए थे, सिक्के जारी किए थे। और चांदी के सिक्के भी आप देखेंगे तो दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में यहाँ पे क्या होती थी, लिखा होता था। ऊपरा जो इसका ऊपरी भाग होता था उसमें अरबी भाषा में लिखा रहता था, और दूसरा जो उसका भाग रहता था उसमें क्या होता था, संस्कृत भाषा या देवनागरी भाषा में क्या होता था, लिखा रहता था, ठीक। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1092 में उत्तर भारत को जीता, ठीक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जलालुद्दीन मनबरनी, गजनी का महमूद, सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, चंगेज खान, चार विकल्प दिए हुए हैं। तो सही उत्तर होगा सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ठीक है ना। मध्य एशिया का जो शासक था सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, उसने 1192 में क्या किया था, उत्तर भारत को जीता था। महमूद मैंने मोहम्मद गोरी, सॉरी, मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया, ठीक है। तो ये प्रश्न शायद हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो उनको पराजित किया था भीम सेकंड, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, पृथ्वीराज सेकंड। तो उनको पराजित जो किया था वो किया था भीम सेकंड ने क्या किया था, पराजित किया था, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो था कि एक याद आ रहा है मुझे कि 1078 के आसपास, 1178, 1178 के आसपास मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर क्या किया था, आक्रमण किया था। तो वहाँ पर कौन थे, भीमराज, भीम जो थे सेकंड, इनको क्या कहा जाता है, एक और इनका नाम है मूलराज सेकंड, मूलराज सेकंड। ये बहुत ही क्या थे, एक साहसी थे, और इनकी एक माँ थी, विधवा माँ, उन्हीं के, नायिका देवी उनका नाम था, उन्हीं के नेतृत्व में क्या था कि इन्होंने ज़बरदस्त मुकाबला किया और उसे पराजित करके भारत से क्या कर दिया, वापस भेज दिया, ठीक है। तो ये कहानी बहुत फेमस थी। थोड़ा सा मुझे डिटेल में इसलिए बताना पड़ा कि ये चीज़ें थोड़ी सी कठिन है, तो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, तो मोहम्मद गोरी ने जयचंद को जो पराजित किया था, तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध 1192, 1191, 11 फिर चंदावर का युद्ध 1194, कन्नौज का युद्ध 1194। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, ये होगा चंदावर का युद्ध 1194। अब ये पूछेगा कि आपसे ये भी पूछ सकता है दो तरीके से प्रश्न कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आपको विकल्प माना रहेगा कि जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में क्या हुआ था, ठीक है ना।
युद्ध जिसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, ऐसा युद्ध जिससे भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो वह था आपका तराइन का द्वितीय युद्ध। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1192 ईस्वी में। क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। और यह जो युद्ध हुआ था, यह हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना। थोड़ा ये सब लंबे प्रश्न है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। यहाँ के युद्ध के बाद जब पृथ्वीराज क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं, तो फिर भारत में मुस्लिम शक्ति की क्या हो जाती है? स्थापना प्रारंभ हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम के में व्यवस्थित करें, वह नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चंगेज़ खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सही विकल्प क्या होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। ठीक है, इसके बाद आपका हो जाएगा मोहम्मद गोरी, इसके बाद आपका हो जाएगा चंगेज़ खान और फिर तैमूर। मतलब आपका बी विकल्प जो होगा सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक है ना। आप देखेंगे कि मोहम्मद महमूद जो गजनवी है, मोहम्मद और महमूद में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जा रहा है। महमूद जो गजनवी है उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है ना। और शिहाबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी है उसने भारत पर आक्रमण जो था वो 1175 ईस्वी के आसपास किया था। ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ठीक है, तो विकल्प है मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या उपरोक्त में कोई नहीं। तो दोस्तों सही आपका जो विकल्प होगा वो होगा मोहम्मद गोरी। ठीक है, जी हाँ, मोहम्मद गोरी के जो सिक्के थे उस पे देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी एक साइड पे, और जो दूसरा जो उसका साइड रहता था उसमें कलमा, जो होता है ना कलमा पढ़ना, तो वो कलमा लिखा रहता था और वह अरबी भाषा में लिखा रहता था। ध्यान रखिएगा कि लक्ष्मी का तो जो आकृति बनी ही रहती थी और दूसरे साइड में कलमा लिखा रहता था और वो अरबी भाषा में गुदा रहता था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया? ठीक है, अब देखते हैं। पहला है आपका ताजुद्दीन यलदौज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा। चार विकल्प हैं आपके सामने, तो वह दिया था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है ना। जब गोरी क्या था कि जब उसने सारे क्षेत्रों को जीत लिया था तो उसने उत्तर भारत में अक्ता प्रथा क्या की थी? स्थापित की थी। अब आप पूछ ले कि अक्ता प्रथा कहाँ पे हुई थी, उत्तर भारत में कि दक्षिण भारत में, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये कहाँ पे स्थापित हुई थी? उत्तर भारत में। और इसी को क्या कर दिया था, आप ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए आप बस इतना याद रखिए कि मोहम्मद गोरी ने प्रथम जो है अक्ता वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी थी, जिससे तुर्की शक्ति का आगे क्या हो सके, विस्तार हो सके। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यलदौज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है ना। बख्तियार खिलजी क्या था कि मोहम्मद गोरी का ही एक दास था। तो उसे क्या किया गया था, बिहार और नालंदा का जो आपका विक्रमशिला में जो तहस नहस हुआ था पूरा, वो सारी जिम्मेदारी किसकी है? इसी बख्तियार खिलजी की। इसी ने उसको क्या किया था, तोड़ा था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, तो प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, अली मर्दान खिलजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। ठीक है ना। नालंदा विहार का विध्वंस किया था,
अब देखिए प्रश्न सब नए नए हैं। तो विकल्प है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका कथन और कारण का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। पहला स्टेटमेंट दे रहा है उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट दे रहा है और पूछ रहा है कि सही व्याख्या है। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं कि भारत में तुर्की आक्रमण क्या थे, सफल रहे थे, क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, जिस कारण ये सब आक्रमण क्या हुए, सफल हुए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है। ठीक है, पहला है दशपुर शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति, ऐरण शिलालेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, तो यह आपको जो जानकारी मिलती है रेशम बुनकर वाली, ये है दशपुर शिलालेख। ठीक है ना, दशपुर। इसका मतलब आप कहीं कहीं देखेंगे तो आपको मंदसौर अभिलेख भी मिलेगा। तो ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और यह कुमार गुप्त का टाइम पीरियड था, कुमार गुप्त। ठीक, कुमार गुप्त के शासनकाल का ये टाइम पीरियड था, तो उसी समय का ये चीज़ें हैं। अगला है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा कि लाख बख्श के पहला विकल्प है आपका इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का आप टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा। और ये मतलब इसने क्या किया था, एक तरह से गुलाम वंश की क्या थी, ये सुल्तान था। और इसे लाख बख्श इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये क्या करता था कि लाखों का दान एक साथ क्या करता था, देता था, जिस कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ये अपनी उदारता के लिए क्या था, बहुत ज़्यादा फेमस था। और एक लेखक थे जिसका हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, फरिश्ता, उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा था कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। मतलब कहते थे कि भाई जैसे आज के समय में हम लोग कहते हैं कि भाई कर्ण की तरह तुम दानी थोड़ी हो, तो वैसे ही है कि उस समय का जो टाइम पीरियड था, उस समय ऐबक की तरह जो दान करता था उसे क्या करते थे, लाख बख्श के नाम से लोग क्या करते थे, पुकारते थे। ठीक है ना, और इसकी एक उपाधि भी इसने धारण की थी, मैं आपको बताता चल रहा हूँ यहाँ पे, कुरान ख्वां। ठीक है, कुरान ख्वां की मतलब इसने उपाधि धारण किया था। ठीक है ना, और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें आप ऐड कर लीजिएगा कि ऐबक को साहित्य से बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा प्रेम था, और स्थापत्य कला में भी उसको क्या थी, बहुत ज़्यादा रुचि थी। ठीक, ये सब चीज़ें आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। और दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ, दिल्ली में क्या क्या था, कुव्वत उल इस्लाम। ठीक है, ये, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, तो ये भी हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है ना, और ये कहाँ पर है, अजमेर में। ठीक है, तो ये जो मस्जिद है, ये निर्माण किसने कराया था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, और इसके साथ एक चीज़ और आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था, कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य था, इसी ने क्या किया था, प्रारंभ किया था, जिसे आगे चल कर के इल्तुतमिश ने क्या किया था, पूरा करवाया था। ठीक है ना, तो ये 2-3 चीज़ें आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, एक मस्जिद है, और ये कहाँ पे है, अजमेर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। ठीक है, तो वह जो थे, विकल्प है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक।
तो दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका गियासुद्दीन तुगलक ने जो था उसके योगदान नहीं दिया था। ठीक है ना। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का जो निर्माण काम था वो ऐबक ने तो शुरू किया था, और इसका जो पूरा करवाया था कंप्लीट, वो इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसके समय में क्या था कि चौथी मंजिल जो इसकी थी वो बहुत हानि उसको पहुंच गई थी। तो इसने क्या किया कि चौथी मंजिल को तोड़वा करके उसके स्थान पर 2 और मंजिल का निर्माण कराया। वह किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और जो ग्यासुद्दीन तुगलक है वहाँ इसका कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, इसीलिए ग्यासुद्दीन तुगलक यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा। मुझे इतनी कहानी आपको इधर क्यों बतानी पड़ रही है? इसलिए बतानी पड़ रही है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें कि आपके बहुत काम आने वाली है कि भाई कुतुब मीनार का निर्माण किसने किया, कंप्लीट किसने किया, फिर उसकी 5वीं चौथी मंजिल इससे संबंधित कौन था, ये सब चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। तो उसकी राजधानी जो थी आपकी लाहौर थी। ठीक है ना। अगला है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चलिए पढ़ते हैं। उनके एक महत्वाकांक्षी कुलीन व्यक्ति ने कपट से छुरा मारकर उनकी हत्या कर दी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। पंजाब पर अधिकार जमाने के लिए गजनी के शासक ताजुद्दीन यद यलदौज के साथ हुए युद्ध में उनकी मृत्यु हुई। ऐसा भी नहीं हुआ है। बुंदेलखंड के किले कालिंजर को घेरा डालते समय उन्हें चोट लग गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा भी नहीं है। चौगान कीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और यही सबसे ज़बरदस्त विकल्प है कि कुतुबुद्दीन की जो मृत्यु थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की, एक खेल होता है जिसको कहते हैं चौगान। चौगान क्या होता है? आज जिसको आज वर्तमान समय में पोलो कहते हैं। ठीक है ना, पोलो। उससे क्या होता है? खेला जाता है, और उसके दौरान ही घोड़े से गिरने के दौरान ही उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसको वहीं लाहौर में, लाहौर, लोगों को लगता है भारत में दफनाया गया, नहीं, इनको लाहौर में ही क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। और आपको पता ही है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था? एक तरह से संस्थापक था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, मौजुद्दीन गौरी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है ना। इसने इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में क्या किया था? स्थापित किया। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने तो लाहौर को ही स्थापित किया था, वहीं से अपना काम वाम सब क्या करता था? देखता था। और इल्तुतमिश के बारे में ये कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम अरबी सिक्के क्या किए थे? चलाए थे। अरबी सिक्के अगर फर्स्ट किसी ने चलाए थे वो कौन था? आपका इल्तुतमिश। और 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे। पहला था आपका टंका और तांबे का जीतल। ठीक है ना। ये 2 क्या किए थे? उसने प्रारंभ किए थे। अगला प्रश्न है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो दोस्तों हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, और वो थे आपके नसरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो सही विकल्प होगा आपका इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? ठीक है, सेम वही प्रश्न है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका दिल्ली। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो दिल्ली जो हस्तांतरित की थी, आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो थे इल्तुतमिश। इससे पहले कहाँ थी? लाहौर थी। ठीक है ना। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो ये सारे प्रश्न घुमा घुमा के पूछे गए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो दोस्तों सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लोगों ने इसका ऐबक डाला था उत्तर, लेकिन गलत है। मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश। तो वो था आपका इल्तुतमिश, क्योंकि
मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? इल्तुतमिश को क्या करा था? खरीदा था, ठीक है ना। और इसे क्या बना लिया था? अपना अंगरक्षक। और इसको अंगरक्षक बनाने के बाद एक पद प्रदान किया गया था, सर ए जहांदार, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और जब इसे अपना अंगरक्षक बना लिया, बॉडीगार्ड जिसको कहते हैं, तो फिर ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे कर दिया था? इल्तुतमिश से। तो ठीक है ना, तो ये गुलामों का गुलाम कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? ठीक है, तो पहली जो शासिका थी, आपको विकल्प देखते हैं, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका रजिया सुल्तान, ठीक है ना। मध्यकालीन भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। अब यहाँ पे इनका टाइम पीरियड भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, 1236 से लेकर के 1240 के बीच में क्या था? ये इनका टाइम पीरियड था। अगला देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम दिशा पर निम्न में से किसके काल में आया था? ठीक है, तो विकल्प है आपका अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है ना। चंगेज खान क्या था? उत्तर पश्चिमी सीमा पर से इल्तुतमिश के शासन काल में ही क्या हुआ था? भारत में उसने क्या किया था? आक्रमण किया था। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? ठीक है, यही सेम प्रश्न है और सही विकल्प होगा आपका इल्तुतमिश। मैंने इन प्रश्नों को इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न आप समझ सकें। ये सेम ही क्वेश्चन रहता है लेकिन उसकी भाषा क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? ठीक, तो आपको पता ही रहेगा कौन है? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। सही विकल्प क्या होगा? इल्तुतमिश। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए, अब इसका भी आपको अब पता है, देख लेते हैं। बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के। तो सही विकल्प होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है ना। प्रश्न सारे वही थे, बस उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया था। अगला है, चंगेज खान का मूल नाम था। पहला विकल्प है खासुल खान, एगुई एगुई एगुई, ओगदी और तेमुचीन। ठीक है, तो उसका जो नाम था वो था तेमुचीन, ठीक है ना। चंगेज खान एक मंगोल शासक था। ठीक, पूछ सकता है कि भाई कौन था वो? अरब था, मंगोल था, क्या था? तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक मंगोल शासक था और अपने शासन का विस्तार करने में उसने क्या की थी? एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, ठीक है ना। तो उसका जो मूल नाम था वो था तेमुचीन। अगला है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसमें विकल्प कौन कौन सा है। एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अलीम अली मर्दान और मलिक जानी। चार विकल्प है, अली मर्दान, मलिक जानी, असरुद्दीन महमूद और एवराज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका सही होगा मलिक जानी, ठीक है ना। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और एक वहाँ पे एरिया है बाढ़, उस पर अधिकार कर वहाँ का एक राजमहल था, उसकी पहाड़ियों में तेलैयागढ़ के समीप उससे युद्ध हुआ था। और वहाँ पर एक थे क्या था, हाँ, वहाँ पे एक थे हिशामुद्दीन एवराज। उन्हें क्या कर दिया था? इसने पराजित कर लिया था और बाद में उन्होंने क्या कर लिया था? इसकी अधीनता को क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो जब अधीनता स्वीकार कर लिए उनके अंतर्गत, तो फिर इनको वो उन्होंने क्या कर दिया? बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? मतलब सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का। ठीक है, तो दोस्तों उसको सत्ता से हटाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था आपका तुर्कों ने किया था, ठीक है ना। जी हाँ, तो आज हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को आराम से सुनिएगा। मैं
अभी और प्रश्न बचे हैं, अगली श्रृंखला में इनको लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।